People, the ideals of communism are the ideals of reducing humanity to the level of animals. ये कुछ ऐसे prophetic और immortal words थे जो अलेक्जेंडर सोल्जनित्सन ने कहे थे। अलेक्जेंडर सोल्जनित्सन एक बहुत ही बड़ा रशियन लिटरेचर के अंदर नाम है और जिन्होंने बहुत से काम किए, बहुत सी नॉवेल्स लिखी थी, बहुत सी बुक्स लिखी थी, जिसमें से एक थी द गुलाग आर्टिकल। आगे ये एक ऐसी बुक थी जिसकी वजह से उनको बहुत रैपिड रिकॉग्निशन वर्ल्ड लेवल पे मिला था, और ये एक ऐसी बुक भी रही जिसकी वजह से वो अपने ही गवर्नमेंट यानी कि सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के टारगेट पर आ गए। सोवियत रशिया के अंदर उनको हंट करना शुरू किया गया। वो इंटरनल एग्जाइल और एक्सटर्नल एग्जाइल उन्होंने दोनों ही झेला। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज कि उन्होंने किस तरह से वो सारी की सारी चीजें जो रशिया में हो रही थी, हमें ऐसे सोवियत रशिया के अंदर हो रही थी कि जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बना के गुलाग्स को एक क्लासिफाइड किया गया था, मास मर्डर किया गया था, उन्होंने इसके ऊपर से पर्दा हटाया था। आयरन कर्टन की बात करी थी उन्होंने, बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने बुक के अंदर लिखी थी और इसकी वजह से सोवियत रशिया ने हंट करना शुरू किया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। आपको लगेगा यार अरविंद केजरीवाल ये एक अलग प्लेटफॉर्म है और दूसरा अलेक्जेंडर सोल्जनित्सन और सोवियत रशिया ये अलग है, बट लेट मी टेल यू पीपल कि ये आगे जाके दोनों ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, क्योंकि इन दोनों के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स और अटरेंसेज हैं वो ऑलमोस्ट सेम। सो जिस तरह से हम लोगों ने देखा 2012-13 और फाइनली 2014 के अंदर जिस तरह से सरकार बनती है और एक मीटियोरिक राइज होता है आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी का, और वो फिर क्विकली मतलब 10 साल के बाद, नॉट एग्जैक्टली क्विकली बट 10 साल के बाद वो जिस तरह की ह्यूमिलिएटिंग और एम्बैरसिंग सिचुएशन के बाद डिफीट को किस करती है, इट हैज बीन अ पब्लिक फियास्को ऑल टुगेदर। और आज एक वक्त था जब केजरीवाल को लोग रिस्पेक्टफुली बोलते थे कि ईमानदार व्यक्ति है और ये दिल्ली कुछ करेगा। आज उसको स्कैमस्टर की टोपी पहनाई जाती है, आज उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव एट्रीब्यूट के साथ सलाम किया जाता है। व्हाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अगर आप पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो आपको मालूम चलेगा कि ये सारी की सारी फार लेफ्ट रेडिकल लीनिंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और ये कहीं ना कहीं कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म सोशलिज्म को अपने स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेड करती है। और जिस भी कंट्री के अंदर कम्युनिज्म या सोशलिज्म जाता है वहां की हालात बद से बदतर हो जाते हैं। बट इट डेफिनेटली टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव साइड। ये आपको सिर्फ यूटोपिया बेचने का काम करते हैं, बाकी इनसे कुछ नहीं होता है। सो पीपल, इस पूरे वाक्य को समझने के लिए आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी और बाकी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो फार लेफ्ट लीनिंग होती है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट होती है, इनको समझने के लिए कि हम इसे डिजाइन टू फेल क्यों है, मुझे आपको वक्त में लगभग 200 साल पीछे लेके जाना होगा, जहां पर 1789 और 1793 ये दो बहुत क्रूशियल ईयर है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने चरम पर था। इट जस्ट रीच इट्स पिनाकल ऑफ ऑलमोस्ट सक्सेस यू कैन से। और उसके बाद जो पहली डेमोक्रेसी थी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इन ट्रूएस्ट सेंस वो एस्टैब्लिश हुई थी। वो लोग जो नहीं जानते कि लेफ्ट विंग और राइट विंग नाम कहाँ से आए थे, वो इसी रेवोल्यूशन से निकले थे। तो उसकी डिटेल्स में तो मैं कभी और जाऊंगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये जानना कि इससे इसके बाद की जो सक्सीडिंग सेंचुरी थी, मतलब 1800 से लेकर 1900 तक का जो वक्त था, उसके अंदर बहुत से प्रोलिफिक राइटर्स आए थे, बहुत टैलेंटेड गिफ्टेड राइटर्स थे, और जिन्होंने काफी सारी अथॉरिटीज को चैलेंज करना शुरू किया अपने राइटिंग्स के थ्रू, बिकॉज राइटिंग उसका एक मीडियम था, जैसे आप सोशल मीडिया उसमें राइटिंग हुआ करता था। तो इसमें कुछ बड़े बड़े नाम आपने शायद सुने होंगे, जैसे फ्रीडरिक नीत्शे या फियोडोर दोस्तोयेवस्की या फिर कार्ल मार्क्स, जो सबसे नोटोरियसली इन सभी नामों के अंदर टॉप पर आज भी पुकारे जाते हैं। ऑल्दो उनके जो काम था आज उसको बहुत स्कूटनी से देखा जाता है कि शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं था। तो एनीवेज, कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी थी 1848 के अंदर पब्लिश होती है, जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक ऐसी बुक है जो इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करती है, जहां पे सभी लोग इक्वल होंगे, वो सभी लोग अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे इक्वल वर्क के अंदर, और इक्वल टेक अवेज लेके घर चले जाएंगे, और पूरी दुनिया आराम से शांति से रहेगी क्योंकि सभी लोग अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये एक बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा दम नहीं है। द रीजन इज बिकॉज अगर आपने फ्योडोर दोस्तोयेवस्की की राइटिंग्स पढ़ी हैं तो उसमें उनकी एक बुक है क्राइम एंड पनिशमेंट। उन्होंने एक बहुत ही क्लियर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्राइम एंड पनिशमेंट या फिर नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, बट उसमें से कोई एक बुक है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर ह्यूमन बींग्स को वो सब कुछ मिल जाए जो वो चाहते हैं तो वो क्या करेंगे। तो वो सिर्फ एक ही काम करने वाले हैं कि वो, मतलब हम लोग सिर्फ एक ही काम करेंगे, और वो ये है कि हम एक दूसरे की लाइफ को झंड बनाने की, चौपट करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे की लाइफ के अंदर हम इतना दखल देना शुरू कर देंगे कि उसकी लाइफ हेल हो जाए। दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी विल डिराइव आवर एडवेंचर। इस तरह से हम अपना एडवेंचर डिराइव करते हैं। मोटा मोटा इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप आज की दुनिया देखते हैं तो आपको एक नजर आएगी चीज की, जो बॉटम लाइन पे लोग होते हैं, जो लोएस्ट मोस्ट बॉटम ऑफ द पिरामिड पे काम कर रहे होते हैं, ये वर्कर लोग होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स, इंडस्ट्री वर्कर्स, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं होती है क्योंकि इनको एडवेंचर के लिए जगह है नहीं, पैसे कम होते हैं, इकोनॉमिकली ऑलमोस्ट दबे हुए होते हैं, दे कैन नॉट हैव मच एडवेंचर। लेकिन अगर आप वहीं रिच क्लास की बात करते हैं तो आपने एक वीडियो देखी होगी जहां पे अमीषा पटेल एक
केक के ऊपर एक डिल्डो रख के उसको सक कर रही होती है, पीछे सैफ अली खान और करीना कपूर, करिश्मा कपूर और भी मलाइका अरोड़ा, आई बिलीव शी वाज आल्सो देयर। तो ये सब लोग वहां पे जाके उसको बोल रहे होते हैं, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, व्हाट आई एम टेल यू। ये एक एलीट क्लासेस के पास इतना पैसा है कि अब इसको एडवेंचर करने के लिए कोई ना कोई नई चीज करनी पड़ती है। दैट इज व्हाई यू विल आल्सो सी जो किटी पार्टीज होती हैं, वहां पे होता क्या है, किटी पार्टीज कौन करता है, लोअर सेक्शन के लोग नहीं करते, वो हमेशा अपर सेक्शन के लोग करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो वहां पे जाके गॉसिप करते हैं, लोगों की बिचिंग करते हैं, क्योंकि इसी तरह से वो अपने सेरोटोनिन या बाकी हैप्पी हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स को अपनी बॉडी में रिलीज करते हैं, सो दैट दे कैन हैव द एडवेंचर ऑफ देयर लाइफ। तो यहाँ पे मैं इस बात को कंक्लूड करता हूँ कि दिस इज एन एब्सोल्यूट सुपर थ्योरी कि आप सोचे कि सभी लोग इक्वल कंट्रीब्यूशन देंगे, इक्वल टेक अवे लेके घर चले जाएंगे एंड एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। ह्यूमन बीइंग्स आर लॉट मोर डार्कर देन दैट। अब हम आगे बात करते हैं। ये पूरी सेंचुरी कुछ इसी तरह से जाती है, पर 1905 का समय आता है जब व्लादिमीर लेनिन का नाम पहली बार सुर्खियों में आता है। उसके बाद 1917 में पहली बार ऐसा होता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा ही कुछ और डिस्कोर्स क्रिएट करने के बाद 1917 के अंदर जास रिजीम को खींच कर नीचे लाया जाता है, क्योंकि उस वक्त बॉल्शेविक्स का राइज होता है 1917 के रेवोल्यूशन के अंदर, जिसको हेड किया था लेनिन। और ये एक बहुत ही वायलेंट रेवोल्यूशन थी, जिसके अंदर रोमानोव्स फैमिली को बंद करके सभा के अंदर मारा गया था, गोलियों से भुना गया था, 70-80 राउंड गोली चली थी। तो उसके बाद उनकी बॉडीज को कटी फटी हालत के अंदर ले जाया गया था और जंगल में दफन किया गया था। उससे पहले उनकी पूरी बॉडी को, स्पेसिफिकली फेस को आइडेंटिफिकेशन ताकि ना हो पाए, उसको सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्क H2SO4 कॉन्क के साथ उसको डिफेस किया गया था, ताकि कोई भी इनको आइडेंटिफाई करके ये ना बता पाए कि इस फैमिली का मर्डर हो गया। ये एक बहुत बड़ा स्टेट सीक्रेट था, जो कि उस वक्त की केजीबी, आई डोंट रिमेम्बर उसका नाम, केजीबी का नाम क्या था उस वक्त, बट टेक्निकली वो केजीबी से प्रीसीडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उसने काम किया था इस सीक्रेट को स्टेट सीक्रेट बनाकर दबाए रखने का। और 1994 में आगे जाकर इन्होंने इस बात को, रशिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, रोमानोव फैमिली का कर्नल लेनिन और उसकी बॉल्शेविक्स पार्टी ने किया था, लेनिन के ऑर्डर्स पर किया था। तो यहाँ तक हम कंक्लूड करते हैं कि पहली बार वर्ल्ड के अंदर ऐसा हुआ कि एक लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरह से, चाहे आप बोले, चाहे वो ब्रूटल बोले या इनह्यूमन बोले या अनडेमोक्रेटिक मीन्स बोले, लेकिन वो अपने पैरों को जमाती है एक 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 देश के अंदर। तो दिस वाज यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जहां पे लेनिन की बोल्शेविक्स पार्टी नाउ इज अ स्टेट पार्टी। और अब क्या होता है, अब आपने एस्टैब्लिश तो कर लिया अपने आप को, जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे कि हम एस्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे कि दुनिया कैसे चलती है। तो जब एस्टैब्लिशमेंट के बाद काम करने की बारी आती है, तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है कलेक्टिवाइजेशन ऑफ रशिया। इसके अंदर उन्होंने जो सबसे पहला काम किया था, वो ये काम था कि उन्होंने क्लास को क्रिएट किया। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है क्लास क्रिएट करना, क्लासेस तो शुरू से है। द थिंग इज कि जो क्लासेस की बात है वो कार्ल मार्क्स, मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। इनफैक्ट कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म कभी भी इसने क्लासेस को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। इसके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से, जो पूरी दुनिया है ये पूरी तरह से बॉर्डरलेस है, स्टेटलेस है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में, क्योंकि देश तो है ही नहीं, तो टेक्निकली कहीं भी आ जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं से भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। एंड ही इज गोइंग टू बी हैप्पी बिकॉज ही इज मेकिंग हिज इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो टेक्निकली जो हायरार्कीज है उसको गिराने का काम करती है कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज या फिर इस तरह की मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज। तो जब पहली बार इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बाद काम करना शुरू किया, तो उन्होंने वो चीज करी जिसके सबसे अगेंस्ट थे। दैट मीन्स इन्होंने सबसे पहले क्लास क्रिएट करके क्लासिफाइड किया, मतलब क्लास का मास मर्डर किया। क्लास बने गुलाक्स। गुलाक्स कौन थे? गुलाक्स वो छोटे मोटे पेजेंट्स ऑफ फार्मर्स हुआ करते थे, जिनके पास एक ग्रीन पैस्चर ऑफ लैंड था और वहां पे वो थोड़ी बहुत कल्टीवेशन करते थे। उनके नीचे 2-4 लोग थे काम करने वाले, और 2-4 गाय भैंसे हुआ करती थी, छोटी सी हट, ज्यादा कुछ नहीं था उनके पास। आज भी उनके पिक्चर्स आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो ये सारे के सारे लोगों ने, ये दे वर द वंस दोज हु वर द मेजर व्हीट और ग्रेन प्रोड्यूसर ऑफ रशिया। इन सबको उठाकर गुलाग का टर्म दिया गया। गुलाग को उठाकर साइबेरिया के, गुलाग्स को उठाकर साइबेरिया के बीच में फेंका गया। वहां पे इनको टॉर्चर करके इनकी दैट रिजल्टेड इनटू डेथ्स ऑफ मिलियंस ऑफ गुलाग्स। अगर आप सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं तो रफली बोला जाता है कि 3 मिलियन, दैट मींस 30 लाख के आसपास गुलाग्स को मारा गया, और उसके आफ्टरमैथ के अंदर 6 मिलियन रशियंस की डेथ और हो गई। वो कैसे हो गई? क्योंकि जब ग्रेन प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, जब देश के अंदर कुछ खाने के लिए ही नहीं था, तो लोग स्टार्वेशन से मरे थे। और ये आर्टिफिशियल फेमिन था जो क्रिएट किया था पहली बार सक्सेसफुली एक सो कॉल्ड लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी ने, जो एक बहुत अनडेमोक्रेटिक मीन से आई थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, हम तो देश चला सकते हैं, हम ये सब कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी वही
लेकिन उन्होंने भी वही सारी चीजें करना शुरू कर दी थी जो उससे पहले की राइट विंग सरकारें कर रही थी, तो देयर वाज नो डिफरेंस टेक्निकली। अब हम थोड़ा सा और आगे आते तो 1945 आता है, जब नाजिज्म क्रश हो जाता है और उसके बाद कम्युनिज्म कहीं ना कहीं ज्यादा होल्ड ले लेता है। टेक्निकली कम्युनिज्म, इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म, इन तीनों ने मिलकर नाजिज्म को हराया था। और उसके बाद जब आगे बात करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि कम्युनिज्म कहीं ना कहीं पूरी तरह से, किसी भी तरह से आप कह लीजिए, डार्क स्पेक्टर की तरह रूल करता है इस पूरी दुनिया को। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, 17-18 देश निकल के आते हैं, क्योंकि यूएसएसआर इतना बैकवर्ड हो गया था कम्युनिस्ट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते करते कि लोग वहां पे तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे। एक प्रेसिडेंट के लिए भी लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी। उसी तरह से आज आप हाल देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया का, या कोई भी एक ऐसी कंट्री जहां पर लेफ्ट विंग सरकारें बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब हम आगे बात करते हैं, 2012 का वक्त आता है जब अरविंद केजरीवाल, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का राइज होना शुरू होता है। टेक्निकली एक अन्ना हजारे का एक नॉर्मल सा प्रोटेस्ट था, जन लोकपाल बिल। अन्ना हजारे के इस पॉलिटिकल मूव कह लीजिए या प्रोटेस्ट कह लीजिए, इसको जैक करती है पूरी तरह से ये जो ब्रिगेड होती है अरविंद केजरीवाल की। अब अरविंद केजरीवाल को बहुत क्विकली सपोर्ट मिलता है लेफ्ट विंग पॉलिटिकल मीडिया से, जैसे उस वक्त एनडीटीवी था या एबीपी न्यूज की आप बात करेंगे। तो उसके बाद जो लेफ्ट विंग चैनल्स होते हैं जैसे एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, ऑलमोस्ट सारे चैनल्स उस वक्त लेफ्ट बैकिंग थे। तो ये सारे के सारे चैनल्स ने बहुत ज्यादा फुटेज देना शुरू किया और लोगों तक आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी का मैसेज पहुंचाना शुरू किया गया। और आनंद फानंद में इन्होंने अपना एक सिंबल बनाया, इन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो क्रिएट किया कि हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा बाय द वे कि जो मीटियोरिक राइज हुआ था अरविंद केजरीवाल का, उसके पीछे सोनिया गांधी भी मौजूद थी। आप इसके बारे में बुक में पढ़ सकते हैं, द राइज इन द फॉल ऑफ आम आदमी पार्टी, जिसके अंदर ये क्लियरली मेंशन किया गया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के सरताज मुखिया अरविंद केजरीवाल एक वक्त पर सोनिया गांधी के लिटरल राइट हैंड हुआ करते थे। और अगर आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल की क्या क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन दी सेंस ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट और अ स्टेट, तो यू विल फाइंड जीरो, देयर वाज नथिंग that was there that could have made him qualified enough to actually run a state. So अगर आप देखेंगे तो उनकी किटी के अंदर सिर्फ एक मैक्सेसे अवार्ड है। मैक्सेसे अवार्ड क्या है? मैक्सेसे अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो रॉकफेलर फाउंडेशन, अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन ने फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर बनाया है। उसका फेस लेके उन्होंने कॉइन के ऊपर एम्बॉस कर दिया, छाप दिया। और वो ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है ये सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया या इस तरह के नीचे की साइड जो कंट्रीज आती हैं, इन कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। अब और अवेलेबल क्यों है? क्योंकि अमेरिका ये रिकॉग्नाइज करेगा कि कुछ लोग हमारे देश के या आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के लोगों ने अपने देश की गवर्नमेंट के लिए कुछ किया। क्या आपने इससे घटिया और भद्दा बदबूदार मजाक सुना है? नहीं सुना होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि क्या हमारे देश के अंदर अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, एक्कोलेट्स, इन सब की कोई कमी है? आई मीन जस्ट थोड़ा सोच के देखिए आप, हमारे पास भारत रत्न है, भारत विभूषण भूषण अवार्ड्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, ऑनररी अवार्ड्स होते हैं। तो क्या हमारे पास कमी है? नहीं, हमारे पास कमी नहीं। बट येट ये सारे के सारे वो अवार्ड्स होते हैं जो अमेरिका ये और पावरफुल कंट्रीज, छोटी कंट्रीज के लिए क्रिएट करती हैं, ताकि वो किसी एक व्यक्ति को रिकॉग्निशन दे दे जो उनके इंटरेस्ट में काम कर रहा होता है, ताकि वो लेटर ऑन इस पर्सन को पपेट की तरह कंट्रोल कर सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि मोहम्मद यूनुस को भी एक नोबेल प्राइज मिला था, किया उसने कुछ नहीं। उसी तरह से मलाला यूसुफजई को भी एक नोबेल अवार्ड अवार्ड मिला था। अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि मैडम के सर पे गोली लगी थी और वो तालिबान के अगेंस्ट काम आवाज उठा रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में रहना छोड़ दिया और वो सीधा वहां चली गई, यूके शिफ्ट हो जाती है। आज की डेट में उनके पास $2 मिलियन की वर्थ है, नेटवर्थ। उन्होंने उस नेटवर्थ को किसी तरह से यूटिलाइज नहीं किया पाकिस्तान, अफगानिस्तान की लड़कियों की इमांसिपेशन के लिए, बल्कि उन्होंने वो अपने काम किए और सुख की जिंदगी जीने के लिए किया। तो यू कैन से कि वो जो गोली लगी थी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सही हुआ है गलत हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि लेटर ऑन उसको अगर हम इसको लॉन्गर रन के अंदर देखते हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव लेकर, तो आपको मालूम चलता है कि तो उसके लिए बहुत सौदे का फायदा नहीं। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो पूरी चेन ऑफ नरेशन होती है कि एक बंदे को अवार्ड दे दिया, फिर लेफ्ट एंड मीडिया ने आके उसकी इमेज बना दी। और दोस्तों अगर आप याद करेंगे तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो किसी को प्रोपेगेंडा पता नहीं था। आज अगर आप 2-4 वीडियो बना लेंगे यूट्यूब पर, किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ओके प्रोपेगेंडा किस तरह से रन किया जाता है, मुझे कौन सी बात उठानी, कौन सी बात दबानी। तो इट हैज बिकम सो इजी। बट उस वक्त ये साइंस किसी को मालूम नहीं थी और ये बहुत ही एलीट सर्कल में एग्जिस्ट किया करती थी कि कौन सी बात को हमें छुपाना है, कौन सी को एग्जैजरेट करके लोगों के सामने दिखाना है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम सब लोग इमोशन में बह गए और हमने वहां जाकर
झाड़ू का बटन दबा दिया, झाड़ू का बटन दबाने के बाद, और अभी तक आप देखिए कि सिर्फ क्लेम्स हो रहे हैं। टेक्निकली अगर आप किसी भी बंदे को आप अपना किंग बनाना चाहते हो, या अगर आप उसको राजपाट देना चाहते हो, या अगर आप उसको पॉलिटिशियन बनाना चाहते हो, तो वो तब होता है जब उसने कोई काम किया हो। आपको याद होगा कि 2014 में तो हम बच गए सस्ते के अंदर। वाई एम आई सेइंग सो इज बिकॉज अरविंद केजरीवाल की जो सनक थी वो दिमाग पर चढ़ गई थी, इन अ मैनर कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए compete कर रहा था। वो तो अच्छा है कि जो ये पूरी लहर थी अरविंद केजरीवाल की, ये पूरी लहर सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया के कुछ सेक्शंस के अंदर ही लिमिटेड थी। अगर ये साउथ इंडिया, मतलब साउथ ऑफ इंडिया, या फिर अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर होती, अगर बाकी देश के अंदर होती, तो अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो क्या होता। अब हम बात करते हैं कि ये सारी की सारी जो आइडियोलॉजी है, ये एक ही आइडियोलॉजी है, इनकी गाइडिंग अटरेंसेस सिर्फ एक ही है, कम्युनिज्म। आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी, सोवियत रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई बहुत दूर नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब डिलीवरी देने की बात आती है तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं और इस तरफ ब्लेम गेम करना शुरू करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू विल सी कि जितने स्कैम्स आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सिर्फ 10 साल के अंतराल में हुए हैं, वो एक अपने आप में रिकॉर्ड अचीवमेंट है। आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स इसलिए नहीं पड़े थे क्योंकि हमें लगा कि ये बंदा बहुत कुछ कर देगा, बट बिकॉज वी हैड नो अदर ऑप्शन। दैट वाज प्रॉब्ली द मेजर फैक्टर, क्योंकि उससे पहले बीजेपी को सब लोग सब देख चुके थे। वी वर नॉट हैप्पी विद दैट। उससे पहले हम कांग्रेस को देख चुके थे, जिसने 2G स्कैम या फिर कॉमनवेल्थ गेम स्कैम 2010 के, अगर आप किसी को भी अगर याद होगा तो बता देगा कि कितना बड़ा वो चाटा था दिल्ली वालों के मुंह के ऊपर, कि हमारे ऊपर टैक्सेस के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। कलमाड़ी जेल में गया, आज भी मजे की जिंदगी जी रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो पैसा लुटा वो लुटा। तो मेरे कहने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइट विंग गवर्नमेंट्स अच्छी होती हैं। टेक्निकली जो राइट विंग गवर्नमेंट हो या लेफ्ट विंग गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट एक जैसी होती है। द रीजन इज बिकॉज इट नॉट नो हाउ टू क्रिएट वेल्थ। इट इज द एंटरप्रेन्योर्स एंड द बिजनेस पीपल दोज हु एक्चुअली नो हाउ टू क्रिएट वेल्थ, नॉट द गवर्नमेंट। बट माय पॉइंट इज कि जो राइट विंग होता है उसमें थोड़ी शर्म होती है, बिकॉज जो वो कहती है वो करती है। जैसे नाजीज आए थे, तो नाजीज ने कहा कि हम जूस को मार देंगे अगर हम आए पावर में, और उन्होंने वही किया, तो एटलीस्ट दे वर हैविंग सम फेस वैल्यू। लेकिन अगर आप, मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छा किया, बट एटलीस्ट दे वर वेरी वोकल एंड ओपन अबाउट इट, अनएक्विवोकली, और बिना डर के उन्होंने एक चीज बोल दी। लेकिन जो लेफ्ट विंग होती है, किसी को नहीं पता क्या करने वाली, जो एक कहती है वो कभी नहीं करती, और जो करने वाली वो किसी को पता ही नहीं है। तो इट्स हाईली अनप्रिडिक्टेबल एंड एक्सट्रीमली टॉक्सिक। तो दैट इज वाई ये हमेशा इमोशंस पे और एक पॉपुलिस्ट नेचर के ऊपर आकर ही लोगों को इमोशंस को अपील करना शुरू करती है, और आप हमें इसलिए वोट दीजिए क्योंकि हम फला चीज को अच्छा कर देंगे, हम फला चीज को अच्छा कर देंगे। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप इतने इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कोई बोले कि मैं एमसीडी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो दिल्ली का लेआउट प्लान किया गया था वो 50 लाख 80 लाख लोगों के लिए किया गया था। आज दिल्ली की पॉपुलेशन 3 साढ़े 3 करोड़ से ऊपर है। आप किस तरह से ठीक करने वाले, क्या ड्रेन सिस्टम आप ठीक करोगे? नहीं हो सकता, अनलेस यू रियली कम अप विद अ ग्रेट प्लान। और वो तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हो किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर। तो आई होप पीपल, आपको बात समझ में आई होगी कि इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी या कोई पार्टी जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स को लेकर आगे आती है, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच।